नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 पाठ 14 शीर्षक है एक कहानी इनकी भी। तो इसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इनके द्वारा ये जो कहानियाँ दी गई हैं वो सुनिए। श्रेष्ठ मनुष्य कौन है, अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ कहलाए वो ऐसा मनुष्य कौन सा है जो अत्याचार अन्याय के आगे घुटने टेक दे, जो प्रतिकूल परिस्थितियों से समझौता कर ले, या जो अपने से कमजोर बेबस लोगों पर शक्ति का प्रदर्शन करे। तो वीर वह है जिसमें गलत के विरुद्ध खड़े होने का साहस हो, जो दुर्बल दीन दुखियों का रक्षक बने, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करे और अपनी मातृभूमि की रक्षा का दायित्व वहन करे। भारत की वीरांगनाओं में ये सारी खूबियां कूट कूट कर भरी थी। यानी जो वीर बलिदानी महिलाएं हो चुकी हैं उनमें ये सभी गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। अब पहली रानी है रानी चेन्नम्मा। उत्तर भारत में जो स्थान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है, कर्नाटक में वही स्थान कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का है। जो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई जिस प्रकार बलिदानी मानी जाती है, उसी प्रकार कर्नाटक में ये क्या है, चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा लक्ष्मीबाई से पहले ही अंग्रेजों को चुनौती दे चुकी थी। बचपन से ही चेन्नम्मा घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र और युद्ध विद्या में प्रवीण थी। यानी बचपन से ही उन्हें घोड़े की सवारी, अस्त्र शस्त्र चलाना, ये सब एक विद्याओं में निपुण थी। तो चेन्नम्मा का विवाह कित्तूर के राजा मल्ल सर्ज के साथ हुआ था। पति व पुत्र की अकाल मृत्यु के बाद राज्य की सारी जिम्मेदारी रानी चेन्नम्मा पर आ गई। यानी पति की भी मृत्यु हो गई और उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। अब सारी जिम्मेदारी किस पर आ गई, रानी चेन्नम्मा पर। तो कित्तूर पर अंग्रेजों की कुदृष्टि काफी समय से थी, क्योंकि यहाँ हीरे जवाहरात के बाजार लगा करते थे। अवसर मिलते ही धारवाड़ के कलेक्टर ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर का किला घेर लिया। रानी ने समस्त प्रजा को आश्वस्त किया कि वह अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ेगी। रानी का हौसला देख प्रजा आश्वस्त हो गई। 23 सितंबर सन 1824 का दिन था। किले के फाटक बंद थे। कलेक्टर थेकरे ने रानी को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। इतने में ही अचानक किले के फाटक खुले और 2000 देशभक्तों की अपनी सेना लेकर रानी मर्दाने भेष में अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ी। थेकरे भाग गया। 3 दिसंबर 1924 को अंग्रेजों ने एक बार फिर से उठाया, लेकिन इस बार भी उन्हें मुँह की खानी पड़ी। 2 दिन बाद वे फिर दुगनी शक्ति के साथ किले पर टूट पड़े। राज्य छोटा था और बहुत सारे देशभक्त पहले ही वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। बचे हुए बलिदानियों ने निडरता से अंग्रेजों का सामना किया, परंतु इस बार वे टिक नहीं सके। रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लिया गया। रानी चेन्नम्मा के अद्भुत शौर्य और देश प्रेम के कारण न केवल कर्नाटक वरन देश भर में उन्हें विशेष सम्मान हासिल हुआ। ये थी अभी आपने सुनी चेन्नम्मा की कहानी। यानी रानी लक्ष्मीबाई की तरह वो भी बचपन से घुड़सवारी, तीर तलवार चलाने का शौक था। पति और पुत्र की मृत्यु के पश्चात उन्हें कित्तूर का राजपाल संभालना पड़ा। उन्होंने राजपाट संभाला, लेकिन कित्तूर में अंग्रेजों ने सुना था हीरे जवाहरातों की बाजार लगते हैं, अर्थात कित्तूर इतना धनी था कि वहाँ हीरे जवाहरात आदि की बाजार लगते हैं। ऐसा जानकर वहाँ के कलेक्टर, जो अंग्रेज कलेक्टर था, उसने कित्तूर के किले पर आक्रमण कर दिया 500 सैनिकों को लेकर। उन्होंने कहा छोटी मोटी रानी अपने आप ही आत्मसमर्पण कर देगी, और बाहर से घोषणा की कि रानी आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन रानी ने अपने नगरवासियों को आश्वस्त किया
कि जब तक प्राण है तब तक मैं लड़ूंगी, आप चिंता। इस प्रकार वो 2000 वीर सैनिकों को लेकर अचानक फाटक खोला और कूद पड़ी। उसने 500 सैनिकों को मार डाला और जो वहाँ का कलेक्टर था वो भाग गया। दोबारा फिर आक्रमण किए किले पर, तो रानी ने पुनः अंग्रेजों को पराजित कर दिया। अर्थात रानी की जब हौसले बुलंद थे तो उनकी सेना के भी हौसले बुलंद थे। लेकिन कित्तूर एक छोटा सा राज्य था। तीसरी बार उन्होंने दुगनी सेना लेकर किले को चारों ओर से घेर लिया और रानी को चेतावनी दी। अब 2 युद्धों में रानी के जो खासकर वीर सैनिक थे वो वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। अब शेष बचे हुए सैनिकों को लेकर रानी युद्ध करने निकली तो उनके वीरों ने बहुत से अंग्रेजों को मार दिया और अंग्रेजों की सेना बड़ी थी, इस कारण उनके वीर भी मारे गए। रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लिया गया, लेकिन उसने अपने जीते जी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। इस कारण आज महारानी लक्ष्मीबाई की तरह उसका भी नाम सम्मान लिया जाता है कि इसने अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। अर्थात जब तक उसकी सांस थी, बल था, तब तक उसने राज्य किया। अब दूसरी कहानी है गौरा देवी। उत्तराखंड के लोग अपने बुनियादी अधिकारों का जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए हमेशा से जागरूक रहे। इसी भूमि पर 1925 में चमोली जिले के लाता गांव के एक गरीब परिवार में गौरा देवी के जन्म हुआ। अर्थात गौरा देवी का जन्म कब हुआ? 1925 में चमोली जिले के लाता गांव के एक गरीब परिवार में गौरा देवी के जन्म हुआ। 11 वर्ष की उम्र में इनका विवाह रैणी गांव के युवक के साथ हुआ। अर्थात 11 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया। 21 वर्ष की उम्र में ही इन पर वैधव्य का पहाड़ टूट पड़ा, यानी 21 वर्ष में ये विधवा हो गई। इनकी पति मर। खेती बाड़ी, पशुपालन और ऊनी कारोबार की जिम्मेदारी इनके नाजुक कंधों पर आ पड़ी। फिर भी ये गांव वालों के सुख दुख में उनका साथ देती रही। इसी बीच अलकनंदा में सन 1970 में प्रलयंकारी बाढ़ आई, जिस कारण बाढ़ आने के कारणों और उसके उपायों के प्रति जागरूक बढ़ी। भारत चीन युद्ध के बाद सरकार ने चमोली में सैनिकों के लिए सुगम मार्ग बनाने के लिए पेड़ों को काटने का आदेश दिया। गांव की महिलाओं ने गौरा देवी की अध्यक्षता में मंगल दलों की स्थापना की। अर्थात जब वहाँ के पेड़ काटने लगे तो वहाँ की स्त्रियों ने मिलकर गौरा देवी के साथ एक मंगल दल की स्थापना की। सरकार ने रैणी गांव में 2470 पेड़ों का चुनाव किया। अर्थात 2470 पेड़ों को काटा जाना था। हाँ, तो रैणी गांव में पेड़ों के कटाव के विरोध में एक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें गौरा देवी ने महिलाओं का नेतृत्व किया। सरकार ने सड़क निर्माण के लिए मुआवजा लेने की तिथि 26 मार्च तक तय की, जिसे लेने के लिए सभी को चमोली जाना था। इसी बीच ठेकेदारों ने जंगल काटने की योजना बना ली, यानी ठेकेदारों ने कहा चलो जब तक जंगल काट दें। उन्हें पता था कि 26 मार्च को सभी मर्द चमोली में रहेंगे। योजना अनुसार सारे ठेकेदार मजदूरों को लेकर देवदार के जंगलों को काटने के लिए चल पड़े। अर्थात उन्होंने वहां से जाकर देवदार के जंगलों को काटना प्रारंभ कर दिया। ठेकेदार जानते थे कि ये सभी लोग अपना मुआवजा लेने कहाँ चमोली जाएंगे, यहाँ कोई मर्द नहीं होगा तो हमको रोकने वाला कोई नहीं होगा और हम अपने इच्छानुसार पेड़ काट लेंगे। तो ठेकेदार मजदूरों को लेकर देवदार के जंगलों को काटने के लिए रैणी गांव की ओर चल पड़े। गौरा देवी को इस बात की खबर लग गई। गौरा देवी पर एक भारी सामाजिक उत्तरदायित्व आ पड़ा। गौरा देवी तत्काल ही गांव में उपस्थित सभी महिलाओं और कुछ बच्चों को लेकर जंगल की ओर बढ़ चली।
जंगल में खाना बना रहे मजदूरों से कहा, भाइयों यह जंगल हमारा है। जब उन्होंने देखा कि सब हमारे यहाँ के आदमी चमोली गए हुए हैं मुआवजा लेने, और ठेकेदार ने की मजबूरी का फायदा उठाकर सैकड़ों मजदूरों के साथ जंगल कटान के लिए आदेश दे दिया, तब गौरा देवी ने महिलाओं को साथ लेकर वो जंगल में पहुंची और वहाँ खाना खा रहे मजदूरों से कहा, भाइयों यह जंगल हमारा है, इससे हमें जड़ी बूटी, सब्जी, फल और लकड़ी मिलती है। जंगल काटोगे तो बाढ़ आएगी, हमारे बगड़ बह जाएंगे। ठेकेदार और उनके आदमी गौरा देवी को डराने धमकाने लगे, अर्थात उन्होंने कहा यहाँ से भाग जाओ नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। इस प्रकार डराने लगे, उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी, लेकिन वह डरी नहीं। ठेकेदार के बंदूक तानने पर छाती तान कर गिर पड़ी। ठेकेदार ने कहा हम तुम्हें जान से मार देंगे, और बंदूक में उन्होंने कारतूस भरा तो वो सीना तान के उनके सामने खड़े हुए बोले, लो गोली मारो, लेकिन मैं तुम्हें पेड़ नहीं काटने दूंगी जब तक मैं जिंदा हूं। इससे अन्य महिलाओं में भी शक्ति का संचार हुआ। जब महिलाओं ने देखा कि हमारी अध्यक्षा सीना ताने बंदूक के सामने खड़ी है, तो उन स्त्रियों में भी साहस का संचार हो गया। सभी महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं और गरज कर कहा कि इन पेड़ों के साथ हमें भी काट। जो पेड़ काटने के लिए तैयार थे वो पेड़ों से चिपक गई महिलाएं और कहा कि ठीक है आप पेड़ काटते हैं तो उनके साथ हमें भी काट दो। ऋषि गंगा के तट पर बना एक सीमेंट का पुल भी इन महिलाओं ने तोड़ डाला। सभी मार्गों पर महिलाएं तैनात हो गई, अर्थात जो आने जाने के लिए ऋषि गंगा पर पुल बनाया था उसको भी इन्होंने तोड़ डाला, और सभी जगह महिलाएं ही महिलाएं दिखने लगी। ठेकेदार के लाख धमकाने पर भी ये टस से मस नहीं। गौरा देवी के अदम्य साहस और इच्छा शक्ति के सामने मजदूरों को घुटने टेकने पड़े। जब उन्होंने देखा सब जगह औरतें औरतें, ठेकेदार ने बहुत धमकाया, लेकिन उनके साहस को देखकर मजदूर भी हिम्मत हार गए। इस चिपको आंदोलन ने वन प्रेमियों और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित। वैज्ञानिक कि यहाँ प्रदूषण न हो वातावरण का, तो वातावरण शुद्ध रहे, इसके लिए ध्यान दिया। और जो वन प्रेमी थे, वनों को देखने वाले प्रेमी थे, वो भी इस ओर आकर्षित हुए। संसार भर में गौरा देवी चिपको वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से चर्चित। क्या उन्हें खिताब मिला? चिपको वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से चर्चित। तो इस प्रकार गौरा देवी, जो कि उत्तराखंड निवासी थी, इन्होंने देखा कि जब हमारे यहाँ के सभी लोग चमोली गांव अपना कर्ज लेने गए हैं, जो उन्होंने मुआवजा मिल रहा था, मुआवजा लेने गए थे, यहाँ औरतों को देखकर ठेकेदार ने कहा कि चलो ऐसे समय में अच्छा है, औरतें होंगी, तो मजदूर लेकर पेड़ों को काटने पहुँच गया। इन्होंने मजदूरों को समझाया, लेकिन वो तो गुलाम थे। ठेकेदार के सामने पहुंची तो ठेकेदार ने बंदूक तान ली, तो उन्होंने अपना सीना कर दिया, लो हमें मारो। इनके साहस को देखकर अन्य महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं और कहने लगी पेड़ों के साथ हमें भी काट। अंत में मजबूर होकर ठेकेदार को वहां से वापस जाना पड़ा, और इस प्रकार गौरा देवी चिपको वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ये दूसरी महिला थी। अब तीसरी देखिए, वीरांगना अजीजन नर्तकी, जो कि नाचने वाली थी। जन्म सन 1832 लखनऊ में, बलिदान जून 1857। कानपुर की बदनाम गलियों में जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की सशस्त्र क्रांति की सुगबुगाहट पहुंची, अर्थात सन 1857 में क्रांति की पहली किरण जागी, तो इस नर्तकी के अंदर छिपा वीरांगना का स्वरूप जाग उठा। नर्तकी जरूर थी, नाचने वाली थी, लेकिन देशभक्ति उसमें भरा हुआ था। तो
और नाना साहब की विश्वस्त शमसुद्दीन खां के माध्यम से गुप्तचर सेना में शामिल हो गए। अब ये भी उस विद्रोह में शामिल हो गई और गुप्तचर के रूप में काम करती है। नाना साहब ने उसे किसके माध्यम से? शमसुद्दीन खां के माध्यम से गुप्तचर सेना में शामिल हो गई। नर्तकी आजीजन कभी मर्दानी वेश में अंग्रेजों की सैनिक छावनी में जाकर गुप्त संदेश देती, तो कभी नृत्य के बहाने सैनिक छावनी से गुप्त सूचना ले आती थी। जून 1857 में कानपुर पर नाना साहब का अधिकार हो गया। अब जून 1857 में कानपुर पर नाना साहब का अधिकार हो गया, लेकिन शीघ्र ही हैवलाक ने भारी आक्रमण कर दिया। नाना साहब का शासन था, लेकिन हैवलाक नाम के अंग्रेज अफसर ने आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में अजीजन मर्दानी वेश में नंगी तलवार लिए शत्रु सेना को चीरती चली जाती, तो कभी स्त्रियों को प्रशिक्षण, घायलों को दूध, भोजन व औषध बंटवाती। 21 दिन तक निरंतर संघर्ष के बाद कानपुर पर अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया, क्योंकि वो बहुत बड़ी सेना लेकर आया था। तो अन्य सैनिकों के साथ ही आजीजन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हैवलाक ने सुंदर युवती को क्षमा न मांगने पर गोली मारने का आदेश दिया। हैवलाक ने कहा था कि आप क्षमा मांग लीजिए तो हम लोग आपको मुक्त कर देंगे, लेकिन अजीजन ने कहा मैं क्षमा नहीं मांगूंगी, चाहे आप मुझे गोली से मार। तो क्षमा न मांगने पर उसे गोली से मार दिया गया। तो ये थी आजीजन। तो 3 स्त्रियां हो गई। अब चौथी है रानी लक्ष्मीबाई। अब देखिए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। सुभद्रा कुमार चौहान जी कहती हैं किसके बारे में? लक्ष्मीबाई कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पर। सन 1857 में जो क्रांति हुई उसमें महिलाओं ने, वीरांगनाओं ने जो तलवार उठाई वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी। अर्थात मर्द का वेश धारण करके जो युद्ध क्षेत्र में लड़ी वो कौन थी? झांसी की महारानी थी। ये बुंदेलखंड के वीरों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी कि अंग्रेजों को टक्कर देने के लिए मर्द वेश में जो अंग्रेजों से लड़ी वो कौन थी? झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठी पुलकित होते उसकी तलवारों। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? नाम तो लक्ष्मीबाई था, लेकिन युद्ध में ऐसा लगता था जैसे साक्षात दुर्गा अवतार लेकर आ गई हों और शत्रुओं का संहार कर रही हों। तो वह स्वयं वीरता की अवतार, वह स्वयं वीरता की अवतार के समान दिखाई देती थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बाद। वो जिस प्रकार तलवारों के से युद्ध कर रही थी उसको देखकर मराठा सेना भी आश्चर्यचकित थी कि अर्थात युद्ध क्षेत्रों में बड़े बड़े वीर नहीं कर पाते हो, महारानी लक्ष्मीबाई उस तलवार को चला रही है, अर्थात अपनी तलवार से सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार रही। तो नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये खेल। तो रानी लक्ष्मीबाई का प्रमुख शौक था नकली युद्ध करना, शत्रुओं को घेरने के लिए व्यूह की रचना करना, शिकार खेलना, सैनिकों को घेरना, किले को तोड़ना, ये उसके प्रिय खेल थे। अर्थात बचपन से ही वो इन खेलों को खेला करती थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। अर्थात जब महारानी लक्ष्मीबाई के पति का स्वर्गवास हो गया, अर्थात बीमारी के कारण उनका स्वर्गवास हो गया, हाँ, तो डलहौजी मन में हर्षाया,
समय डलहौजी मन ही मन प्रसन्न हुआ कि चलो, क्योंकि उन्होंने कानून निकाल लिया था जो राज्य राजा के विहीन हो वो मेरे अधीन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा यहाँ का राजा मर चुका है, अब मैं इस पर झांसी पर राज्य प्राप्त कर लूँगा। तो राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। राज्य को प्राप्त करने के लिए उसके लिए अच्छा अवसर था। क्यों? क्योंकि वहाँ महाराजा की मृत्यु हो चुकी थी और रानी अकेली थी, उसका कोई पुत्र भी नहीं था। तो अंग्रेजों ने शासन बना दिया था कि जिसका उत्तराधिकारी ना हो उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। तो डलहौजी ने ये मौका देखकर झांसी पर आक्रमण कर दिया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उसने अपनी फौजों को आदेश दिया कि जाकर झांसी पर अपना झंडा फहरा दो। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। लावारिस क्योंकि अब ये राज्य बिना राजा के था, कोई इसका वारिस नहीं था, इसलिए वो वारिस बनकर लॉर्ड डलहौजी झांसी को अपना राज शासक मानने लगा कि यहाँ जाकर अपना झंडा गाड़ दो और मैं यहाँ का शासक हूँ, क्योंकि यहाँ कोई इसका वारिस है ही नहीं इस राज्य का, इसलिए मैं ही अपना झंडा गाड़ दूँ। नाना दूधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट। नाना साहब, धूंधू पंत और पेशवा युद्ध करने के लिए संपूर्ण सामान जुटा रहे थे, सामग्रियां। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट और बहन छबीली ने युद्ध में मां दुर्गा बनकर चारों ओर अपना यश फैलाया। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। इस प्रकार जब क्रांति का यज्ञ प्रारंभ हुआ तो लोगों में उत्साह बढ़ा कि हम भी अपनी राज्य की रक्षा करेंगे, अर्थात तो जो उनकी स्मृति खो चुकी थी पुनः जागृत की कि हम भी अंग्रेजों से युद्ध करेंगे और अपने राज्य को स्वाधीन कराएंगे, अर्थात किसी को अपने ऊपर कब्जा नहीं करने देंगे। तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। कवि कहता खूब लड़ी मर्दानी। तो कवियों के मुख से ये है कि मर्द के वेश में जैसे मर्द लड़ते हैं उस प्रकार झांसी की रानी ने अर्थात महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ बहुत घनघोर युद्ध किया। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई। महलों ने दी आग, अब महलों में आग की लपटें यानी क्रांति की ज्वालाएं भड़कने लगीं। झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, झोपड़ियों में रहने वाली थी उनमें भी क्रांति की ज्वाला उन्होंने भर दी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाए। झांसी में क्रांति का बिगुल बज गया, दिल्ली में भी और लखनऊ में भी क्रांति की आंधी उठने लगी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई। मेरठ, कानपुर, पटना इन सभी जगह क्रांतिकारियों ने युद्ध छेड़ दिया, अर्थात क्रांति का बिगुल बजा दिया। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी इस क्रांति की ज्वाला कुछ फैलने लगी। तो लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ दिन राजकुमार। जो लेफ्टिनेंट वाकर था उसने अपनी सेना को बढ़ने के लिए आज्ञा दी कि जाओ इस पर किले पर कब्जा कर लो। तो क्या हुआ, आगे बढ़ा जवानों में। जैसे ही वो आगे बढ़कर जवानों के साथ जाने लगा तो रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। रानी ने फौरन तलवार खींच ली और उन दोनों में युद्ध होने लगा और उनकी सेना एक दूसरे से लड़ने लगी। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। युद्ध करते करते महारानी लक्ष्मीबाई प्रवीण थी, उन्होंने उसको घायल कर दिया। जब वो घायल हो गया तो वहाँ से भागा। उसे अजब हैरान थी, उसे हैरान थी कि मर्द होकर भी एक औरत से नहीं जीत सका, अर्थात रानी कोमलांगना होकर वीरांगना है और युद्ध में प्रवीण।
तो अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी से। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने उनके लिए अपने राजपाट को छोड़ दिया था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने नहीं। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। अब युद्ध करते करते अंग्रेजी की सेना बहुत बढ़ थी, तो रानी बढ़ी कालपी आई, झांसी से अपने घोड़े के साथ वो कालपी तक आई और उसने 100 मील का रास्ता तैयार किया। इतनी सेना लगी हुई थी, लेकिन रानी झांसी से युद्ध करते करते अपने घोड़े से 100 मील पार करके कानपुर तक पहुंची। तो घोड़ा थक कर गिरा, भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल से। अब 100 मील घोड़ा लगातार दौड़ा था, तो परिश्रम के कारण वो थक गया था और अचानक वो गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया, अर्थात घोड़े ने प्राण त्याग दिए। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। कालपी में यमुना जी है, तो उसके किनारे फिर अंग्रेजों से हुआ और वहाँ रानी लक्ष्मीबाई और उनके सैनिकों ने अंग्रेजों को पुनः हरा दिया। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। फिर वहाँ से विजय प्राप्त करके रानी ग्वालियर की ओर गई और जो ग्वालियर के राजा भाग चुके थे वहाँ ग्वालियर पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया, अर्थात रानी और उनके सैनिकों ने पुनः ग्वालियर जाकर उस पर अधिकार कर लिया। विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना फिर घर आई। देखिए, कालपी और ग्वालियर पर विजय तो प्राप्त हो चुकी, लेकिन इनके सैनिक सीमित थे। जो युद्ध करते हुए कुछ तो रास्ते में मारे गए और बचे कुछ थे, उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, अर्थात यहाँ भी कुछ लड़े और उनके सैनिक समाप्त हो गए। लेकिन अंग्रेजों की सेना का पारावार नहीं था, उनकी सेना बहुत बड़ी थी। तो विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना फिर घर आ गई। उस ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, विजय प्राप्त कर ली, लेकिन शीघ्र ही अंग्रेजों ने की सेना ने पुनः इनको घेर लिया। किसको? महारानी लक्ष्मीबाई। अर्थात उनकी सेना का पारावार नहीं था सब जगह से, तो इन्होंने इतनी तो विजय प्राप्त की। इनका घोड़ा भी 100 मील चलने के उपरांत मर गया, लेकिन इन्होंने दूसरा घोड़ा बदला और उसे करके कालपी को जीतकर पुनः ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। और जैसे ही ग्वालियर को जीता, तब तक दोबारा अंग्रेजी सैनिकों ने इनका किला घेर लिया, अर्थात झांसी के दौर को भी घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई। पहले इनके सामने लेफ्टिनेंट वाकर आया था, लेकिन अब इसका सेना नायक कौन था? इसका सेना नायक जनरल स्मिथ था, जो अब रानी के सामने पड़ चुका था। इसका जनरल स्मिथ था जो रानी के सामने था, उसने मुँह की खाई। महारानी लक्ष्मीबाई ने उसे भी हरा दिया। अर्थात देखिए, कालपी से जीतकर 100 मील चलने के उपरांत उनका घोड़ा थककर मर चुका था। फिर भी रानी ने दूसरे घोड़े बदलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, लेकिन अंग्रेजों की सेना का पारावार नहीं था, उन्होंने पुनः ग्वालियर को घेर लिया। अब इनके सामने जनरल स्मिथ सामने खड़ा था, तो उसने मुँह की खाई। रानी लक्ष्मीबाई ने उससे भी युद्ध किया और उसे भी हरा दिया, पर पीछे हीरोज आ गया। हाय घी अब रानी थी, उससे युद्ध करते करते पीछे से हीरोज नाम का अंग्रेज अफसर आ गया और उसने रानी को घेर लिया। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली। लेकिन इतना घेरने पर भी अंग्रेजों से वो पुरुषार्थ को दिखाती हुई युद्धभूमि में खूब लड़ी। कहाँ थी वो? झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पास। चारों ओर से अंग्रेजी सेना ने उसे घेर लिया था, फिर भी रानी तलवार के वारों से अंग्रेजों को साफ करती हुई सेना के उस पार जाने लगी, अर्थात सेना को चीरकर वो बाहर निकल आई। किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम। तो सेना को पार करके तो बाहर निकल आई, लेकिन सामने एक बड़ा नाला था। अब उस नाले को पार करना घोड़े के लिए असंभव था, क्योंकि इनका जो पहले वाला घोड़ा था वो तो मर चुका था। तो नहीं तो वो इतने बड़े नाले को नाग जाता और महारानी लक्ष्मीबाई को बचा लेता।
तो घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था। महारानी का जो घोड़ा था वो नदी नाले पार कर जाता था, लेकिन ये घोड़ा नया था, तो घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था। ये घोड़ा नया था इसलिए नाले को देखकर वहीं से टक्कर खड़ा हो गया। इतने में आ गए सवार। तो इतने पीछे, जब तक पीछे से जो पीछे अंग्रेज कर रहे थे, अंग्रेज सैनिक कर रहे थे, उतने में वो उस किनारे तक आ गए। घायल होकर गिरी सिंघनी उसे वीरगति पानी थी। अब इतने सैनिकों से अकेला लड़ना, क्योंकि उसके जो खास सैनिक थे वो पीछे छूट गए थे, कुछ मारे गए थे, तो घायल होकर गिरी सिंघनी उसे वीरगति पानी थी। अब अंग्रेजों के वार से घायल होकर सिंघनी के समान वीरांगना लक्ष्मीबाई पृथ्वी पर गिर पड़ी, उसे वीरगति पानी थी। उसे तो युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राणों को बलिदान करना था, अर्थात वीरगति को प्राप्त करना था। अभी उम्र कुल 23 की थी। जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 23 साल। बताइए, युवा थी अभी, मनुज नहीं अवतारी थी। तो कवित्री कहती कि मनुष्य नहीं, कोई अवतारी, जैसे भगवान राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने लिया, इसी प्रकार वो भी शायद किसी दुर्गा या लक्ष्मी की अवतार थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता की, अर्थात जो हम लोग गुलाम थे वो स्वतंत्रता की चिंगारी जलाने के लिए शायद हम लोगों के बीच में आई थी, अर्थात क्रांति की ज्वाला को बढ़ाने के लिए हम लोगों के समक्ष आई थी। तो बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि मर्द के समान जो युद्ध भूमि में लड़ी वह झांसी की रानी थी। तो इस प्रकार झांसी की रानी ने अपना बलिदान किया कि लेखक थी सुभद्रा कुमार चौहान। इसके पहले भी आपने रानी चेन्नम्मा, गौरा देवी, वीरांगना अजीजन और महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना। अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है, तो पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।